हाँ दोस्तों। हाँ, अभी मैं बात करने वाला हूँ जो बच्चे प्लस टू करने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी इस साल जो बच्चे प्लस टू किए हैं और प्लस टू करने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए वो जेई मेंस और एडवांस दोनों देते हैं। तो हमारे बच्चों के पास जेई और मेंस के स्कोर पर जो है ना अलग अलग इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन होता है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो एनआईआरएफ 2024 का जो रैंकिंग है तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आईआईटी मद्रास है। उसके बाद दूसरा रैंक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई है, आईआईटी मुंबई। उसके बाद आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी। उसके बाद आईआईटी हैदराबाद। उसके बाद है 9th रैंक है एनआईटी त्रिचुरापल्ली। ये भी जो है ना आईआईटी से अच्छा रैंक है। उसके बाद 10th पोजीशन पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस यूनिवर्सिटी, जो पहले बीएचयू था अब ये हो गया। ये बिल्कुल टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स हैं। तो हम सारे बच्चों को इनकरेज करते हैं कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का कोशिश कीजिए आप। और क्या कहते हैं, और उसके बाद भी अगर वहां अगर नहीं होता तो वेलियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 11th रैंक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईएसएम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो धनबाद में है, वो भी उसका रैंक जो है ना 15th रैंक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरतकल। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, जैसे कि मैं क्या कहते हैं। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, अमृता विश्व विद्यापीठम 23, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया इसका 24th रैंक है। यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अगर आप बीटेक अगर करते हैं तो इसका भी टॉप 50 में इसका नाम आता है। और यहाँ से अलग अलग ब्रांचेस में मैं पूरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में अलग अलग ब्रांचेस में जहाँ पर बीटेक होता है डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ अलग अलग ब्रांचेस में बीटेक होता है, यहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट। उसके बाद है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। उसके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर। उसके बाद थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। तो जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी होता है, कुछ डीम टू बी यूनिवर्सिटी होता है, और फिर क्या कहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता है। जैसे कि जामिया हमदर्द दिल्ली में, जामिया के नाम पर 2 इंस्टीट्यूट है। तो मैं आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो कि यहाँ पर है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और जामिया हमदर्द वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। तो ये दोनों ये है। तो दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी, दोनों का अलग अलग कोर्सेज है, अलग अलग सारा चीज अलग अलग है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल नोएडा में है। तो वहां से भी मतलब उसका रैंक जो है एमिटी यूनिवर्सिटी का 30 है, मतलब बीटेक के लिए। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मांडी, वो नया आईआईटी बना है, इसका रैंक 32 है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो कुछ यूनिवर्सिटीज का भी रैंक जैसे है तो अच्छा है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका रैंक 33 है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, उसका 34 है। उसके बाद कोनेरू लक्ष्मण एजुकेशन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, केएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये है विदेशवारम आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है कलासलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, ये जो है आपका श्रीविल्लीपुत्तूर तमिलनाडु। उसके बाद कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, उसके भुवनेश्वर में है। उसके बाद सनमुंगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, इसका जो है थंजावुर में है। उसके बाद विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, यूपीईएस देहरादून, मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये क्या कहते हैं दुर्गापुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। उसके बाद श्री क्या कहते हैं शिवा सुब्रमण्यम नादर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये कालाभक्कम में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद में है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद शिवपुर है, हावड़ा में है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब में पड़ता है ये, और इसका 50th रैंक है इंजीनियरिंग में। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, इसका 51 रैंक है। ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी है, इसका 52 रैंक है। उसके बाद सभ्यता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई में, इसका 53 रैंक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर 54 रैंक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना 55 है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल कर्नाटक 56 है। नेताजी सुभाष
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT, ये दिल्ली में है, उसका 57 रैंक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर इसका रैंक जो है क्या कहते हैं 58 है। सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका 59 रैंक है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका क्या कहते हैं 60th रैंक है, ये प्रयागराज में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिपुरा, उसके बाद येरपुदू आंध्र प्रदेश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर में है, 62 रैंक है उसका। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलाखत केरला में पड़ता है। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद सत्याभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु 66। PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उसका कोयम्बतूर 67 रैंक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, इसका रैंक जो है क्या कहते हैं 68 है। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसका 69th रैंक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसका 70th रैंक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, इसका 71 है। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 72 है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई 73 है। उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर, इसका बेंगलुरु में है, इसका जो रैंक जो है 74th है। MS रैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बेंगलुरु में कर्नाटक 75 है। संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लोंगोवाल पंजाब, इसका रैंक जो है 77th है। उसके बाद जो है बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में है, उसका 78th रैंक है। उसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में 79th रैंक है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी, ये अमेठी उत्तर प्रदेश, ये भी अच्छा इंस्टीट्यूट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला। श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोयम्बतूर। उसके बाद मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 84 रैंक है। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, इसका 85 रैंक है। वेलटेक रंगाराजन डॉक्टर शकुंतला R&D इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, 86 रैंक है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश 87 रैंक है। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और ये दूसरा है जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये हैदराबाद में है तेलंगाना 88। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इसका 89th रैंक है। AU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसका विशाखापट्टनम में, इसका 90th रैंक है। उसके बाद बिगनान फाउंडेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसका गुंटूर 91th रैंक है। तो उसके बाद है आपका सोलेनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड महाराष्ट्र मैनेजमेंट, उसका 92 रैंक है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इसका 93 रैंक है। चितकरा यूनिवर्सिटी 94th रैंक है। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, उसका 95th रैंक है। CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी उड़ीसा, उसका 96th रैंक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पंडिचेरी 97। SR यूनिवर्सिटी, इसका 98। RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसका 99। उसके बाद सिद्धा गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका 100 रैंक है। ये टोटल जो है, तो मैं हमारे बच्चों को एनकरेज इस बात से करूंगा कि आपका नीट का अगर स्कोर आए, कि सॉरी जेई का अगर स्कोर आ जाए, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या कहता है आपका जेई मेंस और ये एडवांस एडमिशन लिया जाता है, तो टॉप 100 इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का कोशिश कीजिए। और इसके लिए वही कह रहा हूं कि आप ये भी गोल फिक्स कीजिए कि बीटेक करने के बाद मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि बीटेक करने के बाद आप डायरेक्ट जॉब में जा सकते हैं। बीटेक करने के बाद आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। बीटेक करने के बाद जो क्या कहते हैं यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है IAS IPS लाइट सर्विसेज के लिए, वो ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या बीटेक करने के बाद जो SSC का जो होता है सिंपल ग्रेजुएट के लिए होता है, उसमें जा सकते हैं आप। उसके अलावा जो है स्टेट जो सर्विसेज कमीशन होता है, स्टेट सर्विस कमीशन अलग अलग स्टेट का, जैसे बिहार का बिहार स्टेट सर्विस कमीशन है, और बिहार में बहुत सारा कमीशन बन चुका है, बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन भी बना है, तो उसके थ्रू से भी अलग अलग जॉब में जा सकते हैं। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब निकलता है अलग अलग। यूपीएससी सिर्फ मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है, और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में अलग अलग निकालती है, तो उसमें बीटेक ग्रेजुएट को भी मांगता है। उसके अलावा जो है आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का है अलग अलग वैकेंसीज निकलती है। उसके अलावा आपका जो पीएसयूज में अलग अलग वैकेंसी निकलती है, तो जनरली पीएसयूज जो है ना वो लोग गेट मांगते हैं। उसके अलावा जो है आपका इंडियन रेलवे में है, इंडियन क्या कहते हैं डिफेंस में है, डिफेंस में तीनों, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और क्या कहते हैं एयरफोर्स। उसके अलावा और बहुत सारा एक +2 के साथ ग्रेजुएट, मतलब बीटेक ग्रेजुएट के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। इनफैक्ट मतलब बहुत ज्यादा, हालांकि बायोलॉजिकल साइंस में जो बच्चे करते हैं उनके लिए उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं बीटेक ग्रेजुएट के लिए बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO है, NTPC है,
उसके अलावा नेल है, सेल है, गेल है, सारा जगह में आप लोगों के लिए जॉब है। तो आप लोगों को मतलब ये तो बात सही है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आपका दाखिला हो जाता है, आईआईटीज अगर पहुंच जाता है, एनआईटीज पहुंच जाते हैं, और वो मैं पहले बताया था कि टॉप रैंकिंग देखनी है आपका इंस्टीट्यूट में। आपको कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसका रैंकिंग बहुत अच्छा है, तो आप वहां से कोर्स कर लीजिए। कुछ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, वहां का रैंकिंग काफी अच्छा है, वहां पर पढ़ाई अच्छी होती है, आप वहां से कर लीजिए। और उसके अलावा कुछ जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज, जैसे कि मेरे ख्याल से जादवपुर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका रैंक काफी अच्छा है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी रैंकिंग के हिसाब से अगर वहां से अगर कोर्स कर लेते हैं तो फिर आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा। इन्वायरमेंट मिलने के बाद मोस्टली वहां से जो है ना क्या कहते हैं अच्छे प्लेसमेंट हो जाते हैं। और दूसरी बात, वहां से आगे कैट की भी लोग बच्चे तैयारी करते हैं। एक चीज देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले मोर देन 75% जो होते हैं बच्चे बीटेक ग्रेजुएट होते हैं। और ये देखा जाता है कि ज्यादातर बच्चे आईआईटीज और एनआईटीज से होते हैं या अच्छे इंस्टीट्यूट से होते हैं। तो यही बात है ना कि माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे बच्चों के माइंड पर, जो है ना बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट कि आपकी जिंदगी में एक जो है ना मतलब कोई भी चीज, हर एक चीज इन्फ्लुएंस करता है। आप बाहर अगर निकलते हैं तो हवाएं आपको इन्फ्लुएंस करेगा, बाहर का माहौल इन्फ्लुएंस करेगा, इवन कि एक फ्लावर भी आपको इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अच्छे माहौल, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, क्योंकि हमारे बच्चे जब आईआईटीज में जाते हैं, एनआईटीज में जाते हैं या अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो अच्छे माहौल में होता है। तो अच्छे माहौल में होने की वजह से उसके अंदर में जो रोलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और पॉजिटिव वाइब्स उसको आने लगता है। जब पॉजिटिव वाइब्स अगर आने लगता है तो उसके पास फियर ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं होता है। तो ज्यादातर बच्चे जनरली एक सोशल प्रेशर होता है, जनरली ये देखा गया है, खासतौर से हमारा जिला जो है ना अंडर प्रिविलेज में से है, वहां कोई बच्चा अगर अच्छे से अगर तैयारी करने लगते हैं तो फिर वो लोग मतलब तरह तरह की बात करते हैं। कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो लोग पीछे बात करते हैं, एक सोशल प्रेशर आता है। कोई बच्चा अच्छा मतलब कोई अगर अच्छा सोच रख करके, अच्छा ख्यालात रख करके अगर आप किसी से अगर डिस्कस कर लिए तो एक ग्रुप, नेगेटिव ग्रुप जो है ना आपको मतलब एक सोशल प्रेशर क्रिएट करता है। तो हमारे बच्चे होता क्या है कि मतलब वहां से एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में होता है। और बाज़ाब्ता हमारे आईआईटीज में, एनआईटीज में बाज़ाब्ता अगर बच्चों का अगर एडमिशन होता है तो वहां पर हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। तो आप वहां से निकल करके, मैं खासतौर से किसान के बच्चों को इंकरेज करता हूं, और हमारा पड़ोसी जिला जो है अररिया, पूर्णिया, कटिहार और वेस्ट बंगाल का उत्तर दिनाजपुर है। तो मतलब ये है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा, मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक टीचर होने के नाते हमारे बच्चों को इनकरेज करना, हमारे पेरेंट्स को बताना, उसके अलावा गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है सब किसी को एक मशवरा देना, ये मैं करता रहूंगा। क्योंकि मैं दिल्ली में हूं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूं, तो मेरा आना जाना रहता है। तो मैं इनकरेज करता हूं, क्योंकि हमारे किसान से बच्चे क्या कहते हैं बीटेक तो करते हैं, एमबीए भी करते हैं, और क्या कहते हैं मेडिकल भी करते हैं, और अलग पैरामेडिकल कोर्सेज भी करते हैं, और फैशन डिजाइनिंग के कोर्स भी करते हैं, लॉ भी करते हैं, लेकिन दे आर नॉट इन ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट। कोई भी बच्चा अगर नहीं देखा जाता है कि टॉप 10 क्या कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई किया हो, या कोई बच्चा नहीं देखा है कि आईआईटीज किया हो, एनआईटीज किया हो, या अच्छे यूनिवर्सिटी में पाया गया हो। उसके अलावा तो कंसर्न ये है, जैसे कि हाँ, एक फायदा ये है कि मैं एक बार डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि बीटेक वालों के लिए जो करते हैं, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स जितने हैं हमारे इंडिया में, जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स है, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में 50% सीट रिजर्व होता है। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, तो उसमें 50% सीट रिजर्व है। तो माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं हुआ, माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सारे 5 या 6 हैं। तो सारे लोगों के लिए 50% सीट रिजर्व होता है। तो मैं हमारे बच्चों के जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, तो मैं उस कोशिश करूंगा कि इंस्टीट्यूट को सिलेक्शन करने में जो है आप जो है फीस का भी ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में फीस बहुत ज्यादा होता है, तो फिर आगे फिर दिक्कत आ जाती है। तो फीस का भी प्रॉपरली मॉनिटर करने की जरूरत है। और मैं वही कहता हूं कि हमारे बच्चे वहां से करने का, कैट भी, ये भी देखा है कि ऑब्जर्व किया गया कि कैट क्वालिफाई करने वाले ज्यादातर बच्चे जो है ना वो आईटीज होते हैं, या क्या कहते हैं एनआईटी के होते हैं, या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट के होते हैं। और स्टेट सर्विस क्वालिफाई करने वाले, जुडिशरी क्वालिफाई करने वाले, तो मैं हमारे बच्चों को इंकरेज करता हूं। मतलब हमारे किसान और पड़ोसी जिला और प्लस पूरे बिहार वासियों, पूरे देशवासियों से मैं कहता हूं कि आप गोल को जो है ना हाई रखिए। अगर आपको गोल को अगर हाई रखते हैं तो आप अगर वहां तक नहीं भी पहुंचते हैं, अगर आईटी का टारगेट रखिएगा तो आप एनआईटी पहुंचिएगा। आप टारगेट ही अगर छोटा रखिएगा तो नहीं होगा ना, तो टारगेट को बड़ा रखना है। तो मैं सारे बच्चों को इनकरेज करता हूं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी इनकरेज करता हूं कि हमारे बच्चों को अच्छे जगह में एडमिशन लेने के लिए दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बच्चों के उसका इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट मत थोपिए, क्योंकि कुदरती तौर पर किसी को इंजीनियरिंग पढ़ने का मन करेगा, किसी को मेडिकल पढ़ने का मन करेगा, किसी को लॉ पढ़ने का मन पड़ेगा, किसी को जर्नलिज्म की तरफ जाने का मन करेगा, किसी को फोटोग्राफी की तरफ शौक होगा। तो ऊपर वाला जो है ना रोजी का क्या है कि स्किल होना चाहिए। वही तो मैं कहा
कि एक बंदा जो है 10th किया, 10th करने के बाद किसी में सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया और उसके बाद स्किल अगर डेवलप कर लिया और यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज यानी उसके अंदर में ईमानदारी आई, झूठ नहीं बोला, गिबत नहीं किया, चुगलखोरी नहीं किया, तो वो कभी भूखे नहीं मरेगा और अच्छी जिंदगी गुजारेगा वो। क्योंकि क्या कहते हैं, किंग मार्टिन लूथर साहब ने कहा था कि क्या कहते हैं, नॉलेज प्लस कैरेक्टर इज द रियल एजुकेशन। तो हम बात कर रहे हैं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इन सारी चीजों को, तो अगर आप क्या कर लेते हैं, बहुत सारा पीएचडी किया हुआ है, उसके अंदर में स्किल नहीं है, उसके अंदर में सलाहियत नहीं है, तो जॉब के लिए भटकता है। तो हमारे बच्चों का उसका जो कुदरती इनबिल्ट के जो कैपेबिलिटीज होता है उसके हिसाब से उसको प्रमोट कीजिए, उसके हिसाब से उसको क्या कहते हैं ये करने के लिए दीजिए और उसके बाद उसको इंकरेज करते रहिए। उसको बीटेक में अगर दाखिला ले लिया तो जनरली होता क्या है, हमारे बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद बीटेक में चलेगा तो भाई बीटेक करने के बाद सोचेंगे, ऐसा नहीं। फ्रॉम द डे वन यानी फर्स्ट ईयर से ही आप जो है ना बीटेक में जब एडमिशन लिए हैं तो आप बिल्कुल सबसे पहले गोल फिक्स कीजिए कि बीटेक करने के बाद मुझे क्या करना है। बीटेक करने के बाद मुझे क्या कहते हैं गेट की तैयारी करनी है। अगर गेट की अगर तैयारी करते हैं तो आपको आईटी से एमटेक कर सकते हैं और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमटेक कर सकते हैं। प्लस गेट के बेसिस पर आपको डिफरेंट जो पीएसयूज है, एनटीपीसी है, नेल है, सेल है, गेल है और क्या कहते हैं जितने भी अच्छे अच्छे पीएसयूज हैं वो सारा जो है ना गेट के स्कोर पर आपको जॉब देती है। तो ये चीज होना चाहिए क्योंकि बच्चे डेविएट करते हैं। बहुत सारे बीटेक बच्चों को देखा जाता है कि बीटेक तो कर रहे हैं, बाद में सोच रहे हैं कि मैं किसी में सर्टिफिकेट कोर्स कर लूंगा, किसी में लैंग्वेज कोर्स कर लूंगा, किसी में ये कर लूंगा, किसी में वो कर लूंगा। तो आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना है, मास्टर ऑफ वन, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी आपको गेन करनी है। और आपको जब अगर बीटेक अगर किया तो बीटेक के बेसिस पर आपको ये करना। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा एडवांटेज होता है, फॉरेन कंट्रीज में अगर जाते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज वगैरह अगर सीख लेते हैं तो चलिए उसका एडवांटेज मिलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका फॉरेन लैंग्वेज में आप जो है करियर बनाए। तो बिल्कुल उसके बाद जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर से ही, क्योंकि आप तैयारी शुरू कर लीजिए। एक तो होता है एकेडमिक डिग्री, एकेडमिक डिग्री के साथ साथ कम्पिटिटिव माहौल भी होना चाहिए। तो कम्पिटिटिव माहौल अगर साथ साथ फर्स्ट ईयर से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बहुत सारे बच्चे निकालते हैं, फाइनल ईयर होते होते निकाल लेते हैं। उसके अलावा जो स्टेट सर्विसेज है उसमें जा सकते हैं आप लोग, और जो यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है उसके लिए इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद एसएससी जो ग्रेजुएट कंबाइंड लेवल है उसमें जा सकते हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर सकते हैं, जनरली एसबीआई है, आईबीपीएस है, एलआईसी है, आरबीआई है। उसके बाद क्या कहते हैं एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट उसमें जा सकते हैं, इंडियन नेवी में जा सकते हैं, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर में जा सकते हैं, आरआरबी, मतलब बहुत सारा है, आरआरबी एएलपी एग्जामिनेशन है, आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी एमआई है, उसका सेंट्रल आर्म फोर्सेज सीएपीएफ, एनी ग्रेजुएट का मतलब बीटेक भी ग्रेजुएट होता है, बीटेक एमबीबीएस वो भी ग्रेजुएट है, बीडीएस क्या कहते हैं वो भी ग्रेजुएट है, कोई भी ग्रेजुएट। उसके बाद डायरेक्ट एंट्री लेवल इन इंडियन आर्म फोर्सेज, मतलब बीए बीटी के लिए डायरेक्ट एंट्री लेवल है। तो उसके अलावा एनसीसी स्पेशल एंट्री इन इंडियन आर्म फोर्सेज, उसका इंडियन क्या कहते हैं बहुत सारे हैं, उसके क्या कहते हैं एग्जाम फॉर टेलीकॉम ऑफिसर इन डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारा है। अगर जाइएगा तो एक पर्टिकुलर जॉब में फिक्स करते हुए आप उसकी तैयारी करते हुए रहिए, और जब तैयारी कर लेगा तो एक ग्रुप बन जाएगा आपका, एक सेट बन जाएगा कि अगर हम गेट की तैयारी करते हैं तो उसके बेसिस पर कौन कौन सा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, उस सेट में आप तैयारी करने में लग जाइए। तो ये चीज बहुत जरूरी है, और पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल होता है, और जितने भी बच्चे कामयाब हुए हैं माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत ही कम देखा गया है कि माँ बाप के क्या कहते हैं बगैर सपोर्ट के बच्चे कामयाब नहीं हो पाते। तो माँ बाप का सपोर्ट बहुत बड़ा चीज है। खुद मेरे इसमें जब हम एमएससी कर रहे थे, बाद में पीएचडी करना चाह रहे थे, तो मेरी माँ जो है ना बहुत इंकरेज की हमको और बोले कि बेटा पीएचडी कर लो। तो पीएचडी कर लिए तो भाई अब रहा है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, और क्या कहते हैं और मतलब पढ़ना पढ़ाना मतलब यही है, मतलब उसमें बहुत सारा एक जो है ना ये है कि जब मैं ये सब काम कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, जुल रहा था, तो एक अलग तरह की बदगुमानी लोग फैला रहे हैं, तो कि बोले इसको राजनीति में आना है। भाई ये राजनीति वाला काम नहीं है। करियर गाइडेंस के बारे में बताना, मोरल वैल्यूज के बारे में बताना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में बताना, महिलाओं के अधिकार के बारे में बताना, मानवाधिकार के बारे में बताना, या फिर पर्यावरण के बारे में बताना, उसके बाद अच्छे जल के बारे में बताना, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताना, ये दिस इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का पार्ट है, वो एक टीचर का काम है। एक टीचर होने के नाते ईमानदारी से क्लासरूम में केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा बहुत वक्त निकाल करके हम काम कर रहे हैं, और ये हर एक इंसान का जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। और ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि इट्स ह्यूमन राइट, हर एक इंसान का मानवाधिकार भी है। तो मैं सारे लोगों को भी इंकरेज करता हूं कि आपके पास भी थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस है, फिजिकल मोड पर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड पर भी कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन मोड बहुत अच्छा है। मैं कोशिश कर रहा हूं
कि बच्चों को जो है ना 9-10 के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके 11-12 के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, नीट जेई के बच्चों के लिए केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो जैम की जो तैयारी करते हैं, जो बीएससी करने के बाद जो आईटी के लिए, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए सोचा हूं। और भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं, मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, कोई ऑर्गेनिक पढ़ाएगा, कोई फिजिकल पढ़ाएगा। उसके अलावा जो बच्चे एमएससी करने के बाद गेट की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए मैं सोचा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। एक टीम हमारी तैयार है, तो हम सोच रहे हैं कि कैसे एक बोर्ड वगैरह खरीदना पड़ेगा वो इंतजाम करने के लिए, तो वो हम करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड विदेश में भी हैं। एक है हमारे साथ में अबरार भाई थे, वो यूएसए में है, वो भी इंटरेस्टेड है। बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड के इंटरेस्टेड है, तो ये चीज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हमारे बच्चों का जो है ना करियर चूज करने में सबसे पहले उसको टारगेट रखिए, किस जॉब में जाएंगे, पर्टिकुलर जॉब को टारगेट में रखते हुए कौन सा इंस्टीट्यूट में जाएंगे और कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, और उस चीज के लिए हमारे बच्चों का इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज दोनों चीज का ख्याल रखना जरूरी है। भाई बच्चों के अंदर में अगर कैपेबिलिटी नहीं नीट क्या कहते हैं जेई मेंस और एडवांस निकालने का, बहुत सारे बच्चे देखा गया है कि क्या कहते हैं जेई मेंस एडवांस के चक्कर में जो है बहुत सारा वक्त खराब कर दिया और बाद में फिर कुछ नहीं हुआ। तो अल्टरनेटिव भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि कल ही मैं वीडियो बनाया था कि मान लेते हैं नीट वगैरह में नहीं होता है और जेई में अगर नहीं होता है या फिर अलग अलग इसमें नहीं होता है, आप सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट वो दे करके अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद भी जो है ना ऑप्शंस हैं। तो खैर आज मेरा टॉपिक था बीटेक के बारे में, तो मैं बच्चों को इनकरेज करता हूं कि बीटेक आप ये कीजिए और बीटेक में एडमिशन लेने के बाद गोल फिक्स कीजिए, इधर आप गेट की तैयारी कीजिएगा या फिर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिएगा, कैट की तैयारी कीजिएगा, बिल्कुल अभी से मुसलसल ये कीजिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग अगर क्या कहते हैं +2 अगर यहां से करते हैं, तो +2 यहां से करने के बाद विदेश से भी आप बीटेक कर सकते हैं। बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में मैं बात कर रहा हूं कि अच्छे इंस्टीट्यूट मतलब फॉरेन में भी जो रैंकिंग आता है, रैंकिंग में अगर देखेगा तो रैंकिंग में जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में आप क्या कहते हैं दाखिला लेने का कोशिश कीजिए। तो अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर दाखिला कर लीजिएगा तो ये है, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो इंडिया से भी उसकी हालत अच्छी नहीं है इंस्टीट्यूट की, बच्चे चले गए वहां पढ़ाई करने के लिए, बाद में फिर कुछ जो ये होता है तो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। खासकर मेडिकल साइंस में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, मैं तो इनकरेज करता हूं कि या तो फिर आप यूरोपियन कंट्रीज जाइए या फिर यूएसए जाइए, कनाडा जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, मतलब उधर जाइए, एडवांस कंट्रीज में जाइए, वहां से ये कीजिए, आप अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स कीजिए। और बहुत सारे बच्चे इधर अगर चले जाते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है अब बाद में फिर यहाँ आने के बाद एमसीए क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन इंजीनियर ग्रेजुएट के लिए शायद नहीं है, तो इंजीनियर ग्रेजुएट वाले जाते हैं। तो जैसे कि है अब जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं ये करने के लिए, उसके लिए आपको विदेश से क्या कहते हैं बीटेक करने के लिए या कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए आपको जो है IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम ये देना पड़ता है, और ये जो है 12 के बाद होता है। और इसके लिए जो है आपका एडमिशन जो है आपका जो है इसके स्कोर्स है, कनाडा में है, यूएसए में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में, ये सारे कंट्रीज में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज TOEFL, इसके बेसिस पर जो है ना आपको भी अलग अलग कंट्रीज में आपको जो है ना मिल जाएगा आपको। अब उसका GRE मतलब GRE अगर स्कोर अगर आ जाता है 12 के बाद तो आपको जो है ना स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके अलावा ये सारा इसके लिए है, और बाकी मेडिकल के लिए भी है, लॉ के लिए भी है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये सब चीज करके आप फॉरेन कंट्रीज से भी आप जो है ना क्या कहते हैं बीटेक कर सकते हैं। और बीटेक करने के बाद मैं तो सारे बच्चों को कहता हूं कि बीटेक करने के बाद अलग अलग फील्ड में जाइए, अलग अलग फील्ड में जाने के बाद जो है ना एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण कीजिए। एक अच्छा ग्रेजुएट इंजीनियर बनने से पहले आपको आपके अंदर में ऑनेस्टी आनी चाहिए, ईमानदारी आनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने साहब ने भी कहा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस, आज के टाइम में ऑनेस्ट लोगों की बहुत कमी है, वी नीड ऑनेस्ट टेक्नोक्रेट्स ऑल्सो। उसके अलावा आप ही से, समाज आपसे है, आप जैसा होंगे समाज वैसा होगा। तो समाज में क्या कहते हैं ईमानदारी को फैलाने के लिए एक एक नागरिक को ईमानदार होने की जरूरत है। हमें ऑनेस्ट टेक्नोक्रेट्स की भी जरूरत है, ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स की भी जरूरत है, ऑनेस्ट जुडिशियल सिस्टम के लोगों को भी जरूरत है, ऑनेस्ट क्या कहते हैं लेजिस्लेचर की भी जरूरत है। सारे एवरी स्पेयर में ऑनेस्टी आनी चाहिए। और बाकी यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज के बारे में जो बात की, हमारे दिल को पाक करने की जरूरत है, झूठ से, गिबत से, बुक से, हसद से, किना से, लालच से, बिल्कुल पाक करने की जरूरत है। और क्या कहते हैं अहंकार से, मतलब लोगों के दिल में बहुत अहंकार होता है, ईगो, उससे पाक करने की जरूरत है। और दिल को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, सेल्फिश मतलब निस्वार्थ भाव से, इंटीग्रिटी, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज का एक पार्ट इंटीग्रिटी, मतलब नेकी कर दरिया में डाल, मतलब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपको मेहनत करने की जरूरत है। और हिंसा की प्रवृत्ति को खत्म करने की जरूरत है। तो हिंसा दो तरह से होता है, एक होता है फिजिकल हिंसा होता है, और फिर क्या कहते हैं जुबान से भी हिंसा होता है। आपके जात से, आपके बात से, आपके आदाब से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो है यही तो है, जब से दुनिया बनी है यही चीज है। कुछ इंसान के अंदर में ये सारा अच्छा गुण आ गया, कुछ इंसान के अंदर में बुरे गुण आ गए, और क्या कहते हैं तो ये सारा चीज है। और देखिएगा लालच में अगर बात की जाए तो लालच की वजह से कितना फसाद हो जाता है। अच्छा, कम्बिनेशन, एक आदमी अगर लालची है और वो आदमी झूठ भी बोल रहा है, वो आदमी गिबत भी कर रहा है, वो आदमी चुगलखोरी भी कर रहा है, वो आदमी हिंसा भी कर रहा है, वो आदमी बहतान भी फैला रहा है, और वो आदमी क्या कहते हैं अहंकारी भी है,
और वो आदमी बहुत 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 खतरनाक हो जाते हैं और वो बिल्कुल बहुत परेशान करते हैं, समाज के लोगों को इतना परेशान करते हैं कि कह नहीं सकते हैं। एक सैडिस्ट बिहेवियर, एक टॉक्सिक पर्सनालिटी जो आजकल बढ़ रहा है। क्या होता है कि अपने तो वो कहते भी हैं, खासतौर से हम किसान जिला में, तो किसान जिला के लोगों का एक बहुत ही कॉमन जो है ना कोटेशन है कि यहाँ के लोग जो है ना क्या कहते हैं, अपनी परेशानी से उतना परेशान नहीं होता है जितना दूसरे की खुशी से होता है। तो एक सैडिस्ट बिहेवियर है हसद जलन की वजह से। भाई हसद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान का दिल जो है ना हसद से पाक होना चाहिए, रस्क होना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी अगर एनआईटी से बीटेक करता है तो आप उसके कंपटीशन में आईआईटी से बीटेक कीजिए। आप आपका पड़ोसी अगर बीपीएससी क्वालिफाई करता है तो आप उसके कंपटीशन में यूपीएससी क्वालिफाई करके दिखाइए। आपका क्या कहते हैं पड़ोस में अगर कोई अगर एमबीबीएस अगर किसी अगर स्टेट यूनिवर्सिटी से करता है तो एम से एमबीबीएस करके दिखाइए। तो ये कंपटीशन का भावना होना चाहिए आपके लाइफ में। इंसान की जिंदगी में ये ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर में ये कहता है कि आपको अपने फायदे के लिए सोचना है, प्लस दूसरे के आपके जैसे किसी दूसरे को फायदा हो, नुकसान ना हो। यही है अशरफुल मखलूकात जो कहा गया है। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि कह नहीं सकते हैं, मतलब परेशान करके छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई कम से कम सोचते हैं कि चलिए मेरा फायदा हो, मेरे जैसे दूसरे लोगों को नुकसान ना हो। तो एटलीस्ट मैं सारे लोगों से इतना कहूंगा, चलिए आपसे अगर हो पाए तो किसी दूसरे के फायदे के लिए काम कीजिए, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी में कसम लीजिए, एक अदम लीजिए, एक अहद कीजिए आज के बाद से तौबा तिल्ला करके कि आपके जैसे किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। और बाकी ये सारा यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है, इसके बारे में हमारे कुरान में हमारे नबी ने बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। रमजान महीना एक महीना जो है 30 दिन का जो महीना है, इसमें दिलों को पाक करने के लिए कहा गया है। तो दिलों में जो ये सारी पाक को करने के लिए सिर्फ मतलब रोजा रखने से ये नहीं चलेगा। उसके बाद रमजान के बाद हम सारे इंसान को अपने दिलों से इन सारी जो गंदी चीजें हैं, इन सारी चीजों को निकालने की जरूरत है। और इंसान का है, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि हमारे इस्लाम में भी है, क्या कहते हैं, तौबा करने के बाद लोग जो ना अच्छा बने हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए, बाद में तौबा करके बहुत अच्छा किए हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि हर जगह मतलब इंट्रोस्पेक्शन, आदमी को अगर एहसास अगर हो जाए, गलती से अगर एहसास हो जाए, फिर वो इंसान अच्छा बन सकते हैं। और उसके लिए बाज़ाब्ता सारे मजहब में कहा गया। और अभी जो जिस तरह से मानव जाति के अंदर में जितना अहंकार लोगों में फैल गया है, लोग इतना सेल्फिश नेचर के हो गए हैं, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं, लोग अहंकार ये करते हैं, तो बहुत ज्यादा ये हो रहा है। तो इस चीज को बचाने के लिए तो हमारे जो है सारे लोगों को जो है इसमें काम करने, मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ ये चीज मतलब यही बात है, ये जो बात होती है कि सिर्फ 1-2 दिन लेक्चर देने से बात करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वालिदैन की। तो अब वालिदैन अगर वही होगा, जो वालिदैन अगर अच्छे होंगे, क्या कहते हैं, वही हमारे बच्चों को जो है अच्छाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और बाकी जो अच्छे, इसलिए मतलब हमारे बच्चे अगर अच्छे हो तो हमारे वालिदैन को भी अच्छा होना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले भी बताया था, रिसर्च ये कहता है कि हमारे बच्चे जो 6 साल तक होता है, 85% जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो सबकॉन्शियसली जो है ना वो देखता है। उसके रिश्तेदार अगर झूठ बोलते हैं, उसके वालिदैन अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना सीख जाता है। उसके वालिदैन अगर गिबत करता है तो बच्चा गिबत करना सीख जाता है। तो उसके वालिदैन के दिल में अगर हसद है तो बच्चा के अंदर में हसद आ जाता है। उनके मतलब परिवार के बीच में जो माहौल में, मतलब वालिदैन का, रिश्तेदार का और जो सामाजिक जो माहौल होता है, गांव का, समाज का, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर लोग अगर अहंकारी है तो अब मतलब ये बिल्कुल जिस तरह से हम रिकॉर्डिंग अभी करते हैं वो पूरा सेव हो जाता है, उसी तरह से वो एक्टिविटी से जो है ना सीखते हैं। उस टाइम में जो बच्चे सबकॉन्शियसली जो है वो क्या कहते हैं, वालिदैन की एक्टिविटी से सीखते हैं, रिश्तेदार की एक्टिविटी से सीखते हैं, समाज के लोगों की एक्टिविटी से लेकर सीखते हैं, टीचर्स की एक्टिविटी से सीखते हैं। तो उसको अच्छा माहौल देने के लिए हम सारे लोगों को दिल को पाक करने की जरूरत है। अगर हम अच्छे होंगे, वालिदैन अगर अच्छे होंगे, ये देखा गया है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो बहुत जहीन आदमी थे और कहा जाता है उसके वालिद भी नेक थे, उसकी वालिदा भी नेक थी। तो वो अब इतना इंटेलिजेंट आदमी था कि बिल्कुल 13 साल 14 साल की उम्र में जो है ना जर्नल में वो पेपर पब्लिश करते थे, रसाला जो है ना वो ये करते थे। और बाकी क्या कहते हैं 13 साल की उम्र में 25 साल 26 साल के बच्चों को पढ़ाते थे। और अभी मतलब एजुकेशन में इंडिया का जो रीढ़ जो बना है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारे इसमें जो बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात किए थे, वो 14 साल तक बच्चों के बारे में बात किए थे, क्या कहते हैं महिलाओं की पढ़ाई के बारे में बात किए थे। उसके अलावा क्या कहते हैं एडल्ट एजुकेशन, यानी कि जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों की पढ़ाई के बारे में बात किए थे। IITs, NITs से क्या कहते हैं CSIR और क्या कहते हैं UGC, वो सारा उसी का देन था। तो वो एक रीढ़ जो ढांचा जो बना करके गए, तो ये अभी भी हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश से जो IIT होते हैं, एम्स के जो डॉक्टर्स होते हैं, IIM के जो लोग होते हैं, वो सीधे फॉरेन में चले जाते हैं, वहां छा जाते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के देखिएगा तो बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोफेसर मिल जाएंगे, साइंटिस्ट मिल जाएंगे, पूरा क्रीमी लेयर वहां उठ करके चला जाता है। तो इसको डिस्ट्रीमिनेट करने की जरूरत है। तो डिस्ट्रीमिनेशन के लिए हर एक आदमी का ही है। तो सबसे पहले हर एक आदमी के अंदर में क्या कहते हैं, ईच वन टीच वन, भाई अपना नेक बनना है और दूसरे को नेक बनने के लिए प्रेरित करना है। बस यही चीज है। अगर इससे अगर होगा तो धीरे धीरे हमारा समाज, क्योंकि किसी के माइंड को चेंज करना उतना आसान नहीं है।
क्योंकि मैं पिछले 6 साल से मुसलसल काम कर रहा हूं, तो है एक तो मतलब बहुत तरह की है वहां। मतलब मैं देखता हूं कि पूरे देश का जो है, एक एनजीओ से भी मैं जुड़ा हूं, एडू से, अलायंस फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड, तो वो पूरे देश के लिए काम कर रही है। वहां पर डॉक्टर एस वाई कुरैशी सर हैं, उसमें है नजीब जंग सर हैं, और भी शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो एस वाई कुरैशी साहब कह रहे थे कि हम लोगों का, आपके बिहार का जनरली मेरा जो तीनों चारों जिला है सही में अंडर प्रिविलेज्ड है। मैं उन लोगों से बिल्कुल जोरदार कहा हूं कि भाई सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है हमारे जिला में, और वो तैयार भी है। डॉक्टर एस वाई कुरैशी साहब बोले थे कि साउथ की चीजों को हम लोग को नॉर्थ की तरफ ट्रांसफर करने की जरूरत है। एक मतलब साउथ में अगर जाए तो वहां फ्री है, मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं मतलब किशनगंज में जो है हम लोग, एक अलग माहौल है, पता नहीं हम लोग अलीगढ़ में भी रहे, जामिया मिलिया इस्लाम में भी रहे, एक अलग मतलब सोच यह है। तो मैं एक सोच बदलने की जरूरत है। एक तो ये करना है कि हम लोगों को जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए सारे चीजों के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास अगर नॉलेज होगा तो दूसरे को करेंगे। अब ये कहा जाता है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो बस यही है। तो एक सोच को बदलने की जरूरत है, और सोच को बदलने के लिए जो है ना सारे लोगों को एक साथ करने के मैं तो इनकरेज करता हूं, खासतौर से उस एरिया के बच्चों के लिए कि भाई वहां से निकल करके जो है ना, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे किसान जिला के बच्चे, बहुत सारे बच्चे आईएएस क्वालिफाई करें, बहुत सारे बच्चे बीपीएससी क्वालिफाई करें, बहुत सारे बच्चे जुडिशरी सर्विसेज में जाए, बहुत सारे बच्चे आईटीज में जाए, बहुत सारे बच्चे एनआईटीज में जाए, बहुत सारे बच्चे एम्स में जाए, बहुत सारे बच्चे आईएफटी में जाए, बहुत सारे बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट से लॉ करें, और बहुत सारे बच्चे मास कम्युनिकेशन में अच्छा फील्ड बनाए, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं जर्नलिज्म में अच्छा फील्ड बनाए, बहुत सारे बच्चे फॉरेन के अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाए। ये तो यही हमारी कोशिश है, और जिंदगी का आखिरी सांस तक हम करते रहेंगे। तो इसके लिए आजकल ऑनलाइन एक बहुत अच्छा माध्यम है। ऑनलाइन मोड से भी लोगों को इंटरेक्ट किया जा सकता है, और आजकल हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ना सीख गए हैं। कोविड का एक फायदा ये हुआ कि हमारे बच्चे ऑनलाइन जो है ना पढ़ाई पढ़ना लिखना सीख गए हैं, तो ऑनलाइन मोड पर भी कर सकते हैं। और आप लोग भी हैं, आप लोगों को भी मैं इंकरेज करता हूं कि बहुत सारे जब बच्चे अगर बीटेक कहते हैं, कम से कम एक आध घंटा बच्चों को पढ़ाया कीजिए, बताया कीजिए, समझाया कीजिए। तो ये पार्ट है। आजकल जो है आइसोलेटेड हो गया, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था तो लोग समझाते थे, तो बहुत हद तक गिरावट आई है। और तरबियत में गिरावट आने की वजह से जो हमारा टॉक्सिक पर्सनालिटी यानी एंटी सोशल पर्सनालिटी, लोग थोड़ा सा इस तरह के बढ़ जाते हैं, और यही लोग बाद में जो है ना राजनीति में आ जाते हैं। वही लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, वही उन लोगों का दौर क्या कहते हैं जुडिशरी तक उन लोगों का दौर, क्या कहते हैं उन लोगों का दौर शासन तक, उन लोगों का दौर प्रशासन तक, यानी कि मतलब उन लोगों का दौर के लोग हैं, उन लोगों का दौर क्या कहते हैं जुडिशरी के लोगों तक, उन लोगों का दौर एग्जीक्यूटिव के लोगों तक, और उन लोगों का दौर मीडिया तक। मतलब ऐसा लग रहा है कि वही पूरा डोमिनेटिंग है, ऐसा नहीं है। ये पानी मतलब अगर रखते हैं तालाब में, पानी का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा गर्म होता है, वही है। बाकी अंदर का जो 98% लोग हैं, ऑल आर पीस लिविंग, सब शांति चाहते हैं। सब चाहते हैं कि क्या कहते हैं कोई आदमी भूखा न रहे, सब चाहते हैं कि क्या कहते हैं कोई गरीब ना रहे, सब चाहते हैं कि सब किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सब चाहते हैं कि सब किसी को न्याय मिले, सब चाहते हैं कि सब किसी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सब चाहता है कि पर्यावरण अच्छा हो, सब चाहता है कि सब किसी को स्वच्छ जल मिले, सब चाहते हैं कि क्या कहते हैं जो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी का जो सोर्स है वो खत्म होने जा रहा है, मतलब कि क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी मिले सब किसी को। और सब पीपीपी यानी पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, और सब ये चाहते हैं कि सारे महिलाओं के अधिकार को भी सुनिश्चित किया जाए। ये सारा चीज सब कुछ चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंसेस पाया गया है। मैंने किसान जिला में पाया, मतलब 6 साल के सफर में, वहां मतलब पता नहीं, मतलब लोग कोई भी आदमी आजाद नहीं है वहां। मतलब एक अलग तरह का जो हायरिकल सिस्टम है, जो पुराने जमाने में जो कॉलोनियल जो सिस्टम था, कुछ लोग मतलब कुछ लोगों का अपना ग्रुप है, कुछ लोगों का अपना ग्रुप है, कुछ लोगों का अपना ग्रुप है, और तो भाई उसमें रोकते हैं, मतलब अच्छे काम के लिए जो ना लोग रुकावट पैदा करते हैं, और ये गलत सोच है। मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भाई मेरा ये कहना है ना कि भाई आप रस्क रखिए ना, हसद क्यों रख रहे हैं? किसी का टांग खींच करके अगर पीछे कीजिएगा तो आप उसका टांग ही पकड़ के पीछे ही रहिएगा ना, आप उसका हाथ पकड़ करके ऊपर कीजिए। ये कंसेप्ट लाने की जरूरत है, और ये कंसेप्ट हमारे यंग जनरेशन में कूट कूट करके भरा हुआ है। तो डगलस साहब ने कहा था कि इट इज इजी टू बी स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन। ये देखा गया है कि बिल्कुल कोई भी काम करने के लिए जाता है भाई, इवन के शादी ब्याह के मामले में वहां लोग परेशान हो जाते हैं, लड़का वाला भी परेशान, लड़की वाला भी परेशान। मतलब सादा रिश्ता दीजिए तो लोग मतलब उसको ये करने के लिए जो ना शिकायत करने के लिए आलतू फालतू बहतान फैलाने के लिए पहुंच जाते हैं। लड़की वाले के दुश्मन लड़का वाला के यहाँ, और लड़का वाला का दुश्मन लड़की वालों के यहाँ। उसके अलावा फंक्शन अगर होता है तो कुछ लोग जो ना फंक्शन में भी ये करने का शुरू करता है। इवन के कोई एजुकेशन के मामले में कोई अगर सेमिनार रखने का कोशिश कीजिए तो कुछ लोग उसको अपोज करने में लग जाते हैं। कुछ भी मतलब अच्छा काम करने के लिए अगर जाइएगा तो वहां मतलब ज्यादातर लोग उसको क्या कहते हैं अपोज करते हैं। मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है। तो एक चीज कंप्लीट एक्सेस अगर देखा जाए तो उन लोगों का ग्रुप जो है वही जो बताया कि कुछ लोगों का तो वो अहंकारी है, वो चाहता है कि हर एक चीज क्रेडिट लेने के चक्कर में मेरे ही गुलाम बन करके सारा रहे। भाई देश आजाद हो चुका है, महात्मा गांधी ने हमारे देश को जो आजाद किया था। मैं ये आजादी का मतलब यही है कि आपको हर एक नागरिक को जो है ना मेंटल फ्रीडम चाहिए, हर एक नागरिक को इमोशनल फ्रीडम चाहिए, हर एक नागरिक को साइकोलॉजिकल फ्रीडम चाहिए, हर एक नागरिक को जो है ना क्या कहते हैं
फिजिकल फ्रीडम चाहिए, हर एक नागरिक को स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहिए, हर एक नागरिक को जो है ना इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए। ये चीज है, मतलब ये चीज है, तो ये इस फ्रीडम को समाज के सबसे नीचे स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। हाँ, राजनीति में बहुत सारे लोग अच्छे हैं, मतलब कुछ लोग हैं वही कहते हैं, मतलब कुछ लोग इतना खराब किए हैं कि कह नहीं सकते हैं। तो मैं सारे लोगों से कहता हूं कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। और जहां तक मैं वहां के राजनीतिक लोगों से भी क्या कहते हैं इंडिविजुअल लेवल पर सारे लोगों से बात कर चुका हूं, फिर भी एक बार मैं सारे लोगों को लेकर के भाई ये हमारा जो मुद्दा है, ये यूनाइटेड नेशन का गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 पॉइंट है, और हमारी भारत के क्या कहते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसको अडेप्ट की है और उसको कराने के लिए सब किसी की जिम्मेदारी है। तो बहुत सारे लोग हमसे कन्विंस हैं, लेकिन एक साथ मिलकर के काम करने के लिए फिर हम कोशिश करेंगे, फिर हम पहल करेंगे, और मुझे लगता है कि ये कामयाब होगा। और तो लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि जो समाज का 98% जो लोग हैं, जो समाज के निचले स्तर में है, तो वहां वो लोग सारे लोग कन्विंस हैं, सारे लोग हमारे सपोर्ट में है, सारे लोग दुआ करते हैं, सारे लोग करते हैं। लेकिन बीच के बिचौलिए कुछ जो है ना प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं, पता नहीं एक अलग अफवाह जो फैला रहा है, ये अफवाह रूमर क्रिएट करते हैं। ये बहुतान फैलाना बहुत गलत बात है कि रकीब जो है ना राजनीति में आना चाह रहा है। भाई हमको ये है भाई एक टीचिंग पोस्ट सबसे अच्छा जॉब माना जाता है, टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन। पढ़ाइए, लिखाइए, रहिए, घूमिए फिरिए। अब जहां तक राजनीतिक लोगों का नहीं देखना है, उतना परेशान रहते हैं, वहां एक इंटरेस्ट होता है। बाकी मैं सोशल मीडिया में भी बहुत सारा बात कर चुका हूं। एक बार नेहा अख्तर पहले में आकर के पूछ रहा था, बिल्कुल मैं क्लियर बोला था कि भाई हमारा नेचर ही नहीं है, एक टीचर हूं, टीचर ही रहने का कोशिश करूंगा जिंदगी भर, रिटायरमेंट के बाद देखा जाएगा उसको क्या होगा नहीं होगा। लेकिन ये चीज है, तो ये चीज क्या है भाई, मैं जाकर के जो अपने जिला में देखे होंगे, सारे ब्लॉक के ऑफिसर से मिलता था मैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, मैं क्या कहते हैं सिविल सर्जन से, क्या कहते हैं ब्लॉक में जो हॉस्पिटल होता है सीएमओ से, उसके बाद इंजीनियर से। मेरा मकसद क्या है कि ब्लॉक में ही ये सारे एक्सपर्ट लोग थे, उन लोगों को लेकर के स्कूल कॉलेज में आकर के प्रोग्राम करना मकसद था। फिर जिला में भी सारे लोगों से मिला मैं प्रोग्राम भी किया, मैं डीएम साहब को लेकर के, एसपी साहब को ये करके, डिस्ट्रिक्ट जज से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। मकसद यह था कि वही जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर में बहुत सारे आईएएस है, बहुत सारे आईपीएस है, बहुत सारे बीपीएस क्वालिफाई किए हुए हैं, बहुत सारा कहते हैं मेडिकल ऑफिसर है, बहुत सारा इंजीनियर है, उन लोगों को लेकर के बच्चों को इंटीग्रेशन कराना। तो बहुत हद तक हमको कामयाबी मिली है, आगे भी मेरा यह सफर जारी रहेगा, क्योंकि प्रोफेसर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होगा, जो ऑफिसर्स होते हैं, और जिस तरह से जो राजनीति में क्या होता है, चलिए भी आदमी 5 साल रहे, वो हार भी सकते हैं, वो जीत भी सकते हैं, वो अलग सी बात है, वो टेम्परेरी पोस्ट है। तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मतलब मैं इंकरेज करता हूं, मैं बिल्कुल एक सिविल सोसाइटी का निर्माण होना चाहिए। किसानगंज में सिविल सोसाइटी नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट में जो है सिविल सोसाइटी बहुत ज्यादा एक्टिव है। सिविल सोसाइटी का मतलब यह है कि भाई आपको राजनीति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, और क्या कहते हैं हर चीज से ऊपर उठ करके काम करने की जरूरत है, और निस्वार्थ भाव से काम करने की जरूरत है। और इसके लिए कारवां चल चुका है, और धीरे धीरे क्योंकि लोगों के माइंड को चेंज करना थोड़ा सा टफ है, तो वक्त लगता है। तो धीरे धीरे लोग फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि जो बीटेक में जो भी बच्चे एडमिशन लें, एडमिशन लेने के बाद आप जो है ना अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट आ गए हैं, जहां पर आप बीटेक कर लेते हैं, बीटेक कर लेने के बाद पैसा भी खर्च हो जाता है, बाद में फिर आपको जॉब नहीं मिलती है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उससे अच्छा तो ये है ना कि आप कहीं से सीयूईटी कर लीजिए, और अंडर ग्रेजुएट कोई बीएससी कर लीजिए, या फिर अलग अलग कोर्स कर लीजिए। उसके बाद जो है बीएससी करने के बाद आपका ऑप्शन खुल जाएगा, आप बीएससी करने के बाद भी अच्छे जॉब में जा सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे जो छोटे मोटे जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुले हैं, बीटेक की डिग्री दे देते हैं, डिग्री लेने के बाद में जो है उनको जॉब नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। तो आपको इस बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए। और ये करने के लिए फिर मैं वही कह रहा हूं कि अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए सारे लोगों को एक साथ जो है ना काम करने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी जनरल साहब भी कहा, वी नीड पीपल ऑफ ऑल यंग एंड ओल्ड अलाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर अ बेटर ऑल फॉर ऑल। अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम सारे लोगों को आगे आने की जरूरत है। बल्कि मैं तो कहता हूं इंटेलेक्चुअल लोगों को निकल करके आगे आना चाहिए। इंटेलेक्चुअल लोग जो है ना क्या कहते हैं मतलब अभी हमारे देश में जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमारे पास ब्यूरोक्रेसी के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जुडिशरी के बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं, उसके अलावा एकेडमिक्स के बहुत अच्छे लोग हैं। तो होता क्या है कि इंटेलेक्चुअल लोग जो है ना मतलब एक अलग माहौल में, कन्फाइंड एरिया में जो है वो मतलब अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए बिल्कुल कुलबुलाते रहते हैं। और दूसरा, समाज के निचले स्तर में लोग वो भी चाहता है कि हमको कोई क्या कहते हैं नॉलेज दे। तो आजकल देखा गया है कि लोग अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, प्लस एनजीओ के माध्यम से लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारे किसानगंज जिला में यह डिस्क्रिमिनेशन कम पाया गया है। पता नहीं वहां इंटेलेक्चुअल को घुसने ही नहीं दिया जाता है। जो एडू वाले बता रहे थे, साहित्य साहब बता रहे थे कि बहुत पहले जाना चाह रहे थे, तो कुछ लोग जो है अब पता नहीं एक ये है वहां मतलब क्रेडिट लेने के चक्कर में। हम तो कहते हैं कि क्रेडिट की क्या जरूरत है, अगर आप काम करते हैं, एजुकेशन के बारे में अगर बात करते हैं, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म में जमा हो जाइए, अपना अपना एक्सपर्टाइज बात कीजिए उसमें। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का अगर आप चलते हैं, आप साइकिल ही अगर चलाते हैं तो साइकिल में बहुत सारा उसका औजार होता है,
उसका ट्यूब होता है, आप बताइए क्या कहते हैं, हम सारा पैडल होता है और सारा चीज होता है। आप ये समझिए उसका एक जो बल्ब ट्यूब होता है वो कितना कीमत होगा, 2-4 रुपया कीमत होगा। अगर वो अगर खो गया तो साइकिल आपकी नहीं चलेगी। उसी तरह से पूरा ये एक समाज है, तो समाज में हर एक आदमी का जो है ना अपनी एक अहमियत है। तो सारे लोगों को जो है ना अहमियत देने की जरूरत है, और सारे लोगों को अगर अहमियत देंगे तो वही है कि हमारे जब मस्जिद में अगर जाते हैं तो मस्जिद में जाने के बाद जो है आप नमाज के लिए अगर एक सफ में खड़ा होते हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। हमारा कुरान ने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, हर एक इंसान को बराबर का दर्जा दिया है। हमारे ऊपर वाले ने हर एक इंसान को बराबर का दर्जा दिया है। प्लस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी ये कहता है कि क्या कहते हैं कि हर एक आदमी को एक वोट देने का अधिकार है, चाहे आप किसी भी पोस्ट में हो, तो हर आदमी इक्वल हो गया। और मानवाधिकार भी यही कहता है कि हर एक आदमी का जो है ना अपना एक अधिकार है। तो इसीलिए मैं मानवाधिकार के बारे में जो प्रोपेगेट करने की जो कोशिश कर रहा हूं और मानवाधिकार को समाज के सबसे नीचे तक उतारने की जो कोशिश कर रहा हूं, अभी बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे स्टूडेंट के साथ भी मानवाधिकार का जो है ना वायलेशन होता है। हमारे स्टूडेंट के साथ जो है क्या कहते हैं उसको अगर इंजीनियरिंग पढ़ने का मन है तो गार्जियन जो है उसको अलग फील्ड में भेज देते हैं। हमारे बच्चे किसी को मेडिकल पढ़ने का मन है, गार्जियन उसको अलग फील्ड में भेज देते हैं। उसी तरह से किसी बच्चे को डिप्लोमा करने का मन है, गार्जियन उसको प्रेशर बना करके ये कर देते हैं। और बहुत सारे केसेस देखे गए कि पीयर प्रेशर की वजह से जो है हमारे बच्चे जो है ना कामयाब नहीं हो पाए, और बहुत सारे बच्चे जो है ना क्या डिप्रेशन का, इंसोम्निया क्या अलग अलग बीमारी का शिकार हुए हैं। तो भाई हर एक इंसान का अपना मानवाधिकार है, हर एक स्टूडेंट का अपना अधिकार है, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या पढ़ेगा और किनसे शादी करेगा। टोटल जो है 30 जो है ह्यूमन राइट्स है। तो इस चीज के बारे में भी बच्चों को भी बताने की जरूरत है और गार्जियन को भी बताने की जरूरत है, क्योंकि रिसेंट केसेस में देखा गया है कि कुछ गार्जियन हमारे बच्चों के मानवाधिकार का वायलेशन करता है और कुछ बच्चे हमारे पेरेंट्स का मानवाधिकार का वायलेशन करता है। तो सारे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। मैं जो बात करता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के बारे में, तो इसके बारे में लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जैसे किसान जिला में बहुत ही प्रिवेलेंट है, आप किसी को अगर फोन अगर कीजिएगा तो आपको कॉल रिकॉर्ड कर लेगा, और रिकॉर्ड करने के बाद जो है ना आपको डिफेम करने के लिए उसको जो है ना चारों जगह फैलाएगा। वो बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि अगर कोई अगर ऐसा करते हैं या करता है तो उसके लिए 2 साल की सजा है और 1 लाख रुपया का जुर्माना है, या फिर सम केसेस में 2 साल की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपया जुर्माना भी ये दिया जाता है। तो ये बिल्कुल। और दूसरी बात, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, चलिए ठीक है आप कमेंट करते हैं, कमेंट करना अलाउड है, लेकिन वो कोई ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर मानहानि हो। अगर कमेंट अगर करते हैं मानहानि का मतलब 2 साल की सजा है। तो इन सारी चीजों को बारे में एजुकेट करने की जरूरत है, हिंदुस्तान के कानून के बारे में। उसके अलावा आजकल हमारे किसान जिला नहीं पूरे देश में जो नशा का बहुत ही हो रहा है, उसके बारे में लोगों को अगर बताया जाए कि भाई अगर नशा करते हैं तो आपको सजा है, तो बच्चे ये नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह सामाजिक कुरीतियां हैं, बहु विवाह सामाजिक कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा सामाजिक कुरीतियां हैं। उसके अलावा एक नशिश में 3 तलाक, जिसको तलाक बिद्दत कहते हैं, उसमें कानून भी बन गया है, उसको भी कंप्लीट डेडिकेट करने की जरूरत है। और ये गैर शरई हलाला भी होता है मुस्लिम समाज में, इसको भी कंप्लीट खत्म करने की जरूरत है। इन सारे चीजों के लिए सारे लोगों को काम करने की जरूरत है ना। मतलब हमारे किसान जिला में बहुत सारे, मैं शुरू में इनिशियल फेज में मैं सारे इंटेलेक्चुअल लोगों से मैं मिला, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं, आपको पता है बहुत सारे प्रोफेसर हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन वो लोग किसान से दूर, कोई पटना में, कोई दिल्ली में, कोई बाहर, कोई कहीं ये होगा। लेकिन पता नहीं वहां देखा जाता है कि कोई अगर निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए जाएगा तो उसका सर जो ना, मेरा दोस्त कहता था क्या इस्लामपुर का था कि रकीब भाई आप वहां जाना है काम करने के लिए, आपको लोग जो है ना क्या कहते हैं कोयले के खान में हीरा तलाश करने के लिए जाना है, आपको काला कर देगा। तो कुछ हुई है, मतलब मेरे खिलाफ भी कुछ जो है ना बहुतान फैलाया गया है। तो हमको इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कैरेक्टर जो है आपका है, रेपुटेशन जो समाज के लोग देते हैं। तो समाज के लोग जो देते हैं, समाज में अच्छे लोग देते हैं कि बुरे लोग देते हैं। वही बुरे लोग, मतलब वही राजनीति के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है स्टूडेंट को इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन को इस्तेमाल करते हैं। मैं साफ लफ्जों में कहता हूं सारे वहां के किसान जिला के सारे राजनीतिक लोगों से कि भाई हमारे स्टूडेंट के साथ जो है ना छल ना किया जाए। कुछ लोग छल किए हैं, ठीक है आप राजनीति में है, राजनीति में रहिए, लेकिन राजनीति में आने के लिए स्टूडेंट को इस्तेमाल करना ये अच्छी चीज नहीं है। स्टूडेंट को फ्रीडम दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट देश का भविष्य है। और पहला एजुकेशन कमीशन में द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन क्लासरूम। देश का भविष्य का निर्माण करने का उसको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। और स्टूडेंट ग्रुप से भी कहता हूं कि भाई अपना करियर में फोकस कीजिए। आप करियर अगर बन जाएगा तो बाद में फिर आप ये कीजिएगा, किसी का जो है ना बिल्कुल ये मत कीजिए, मतलब जो वही बात मानिए जो आपका भारत का संविधान कर रहा है, वही बात मानिए जो आपका जो है ना शरीयत करता है। वो एक चीज होती है जनरली, ये डिमोगोग, मतलब कुछ राजनीतिक लोग जो है ना डिमोगोग, मतलब लोगों को गुमराह फैलाने के लिए बहुतान फैलाते हैं, तो ये गलत चीज है, इन चीज का नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे जिला में भी जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन सारे लोगों का इंटीग्रेशन क्या कहते हैं समाज के लोगों से अगर हो जाए, तो बिल्कुल एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। और होगा, आने वाले धीरे धीरे लोग कर रहे हैं।